हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत की संस्कृति से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि पर। और यह उपलब्धि हासिल हुई है किसे? तो पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को। आप सभी जानते होंगे शांति निकेतन के बारे में, रविंद्रनाथ ठाकुर का इससे बहुत ही महत्वपूर्ण जुड़ाव रहा था। और विश्व भारती के बारे में भी आपने सुना होगा। तो इस विश्व भारती और शांति निकेतन को किस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और किन आधारों पर इसे एक विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है, इन सभी पहलुओं पर आज की चर्चा में हम लोग बातचीत करेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सामने आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि विश्व विरासत स्थल के तौर पर शांति निकेतन को शामिल किया गया है और रविंद्रनाथ टैगोर के घर के तौर पर इसे जाना जाता है ना। आइए इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। शांति निकेतन की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, कितनी भव्य वास्तुकला के आधार पर इसका निर्माण किया गया है। और ध्यान रखिएगा कि शांति निकेतन केवल एक भवन ही नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट एरिया को शांति निकेतन या फिर विश्व भारती के तौर पर जाना जाता है। आपने कई सारे विश्वविद्यालयों के बारे में सुना होगा, आपने वहां पर पढ़ाई भी की होगी, जैसे कि JNU, BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, IIT के कैंपस। इन बड़े बड़े कैंपसेस में आप यदि जाएं तो आप देखेंगे कि केवल एक छोटा सा कॉलेज नहीं है, बल्कि एक व्यापक स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कॉलेजेस की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। कुछ वैसी ही स्थिति यहाँ पर हम विश्व भारती विश्वविद्यालय और साथ ही शांति निकेतन के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। अब जरा बात कर ले कि ये कुछ तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को भी आप देख सकते हैं, जिनके आधार पर शांति निकेतन की इसके सौंदर्य के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही हम यहाँ पर यह भी देख लें कि आखिर कौन सी ऐसी संस्था है जो कि शांति निकेतन को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल करने के संदर्भ में बहुत बड़ी भूमिका निभाया है। ध्यान रखिएगा कि आइकोमॉस के बारे में मैं आपको बताऊं। आइकोमॉस के द्वारा यहां पर कार्य किया गया है। और आइकोमॉस कौन है? यूनेस्को के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सलाहकारी निकाय के तौर पर काम करता है और यह स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद की भूमिका निभाता है। इसी की सिफारिश के आधार पर शांति निकेतन को प्रतिष्ठित वैश्विक सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो आइकोमॉस है, ये वैश्विक वास्तुकला और विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी समर्पित निकाय के तौर पर काम करता है। साथ ही शांति निकेतन को एकमात्र जीवित विरासत विश्वविद्यालय के रूप में नामित किया गया है। ध्यान रखिएगा कि जीवित विरासत विश्वविद्यालय का मतलब यह हुआ कि यह ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि अपने आरंभ से लेकर अभी तक अपनी सक्रियता, अपनी एक्टिविटी को बनाए हुए है। यह शिथिल नहीं पड़ा है ना। हम इसके इतिहास को भी थोड़ा सा खंगाल के देखेंगे कि आखिर इसका इतिहास क्या कहता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यूनेस्को के लिए नामांकन करने के लिए नोडल प्राधिकरण के तौर पर काम करता है। और इसी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, यानी भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण निकाय ने शांति निकेतन पर जो भी डॉजियर है या फिर कहें डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, ये संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को सौंपा। किसे? यानी कि यूनेस्को को सौंपा गया। क्लियर? और यहीं पर ध्यान रखिएगा कि यहीं पर प्राचीन गुरुकुल की तरह पेड़ के नीचे खुली हवा में कक्षाएं दी जाती है। वर्तमान में भी ऐसी स्थितियां विश्व भारती विश्वविद्यालय में विराजमान है और इन खूबियों के कारण ही यह हमेशा चर्चा में रहता है। और साथ ही कई सारे विद्यार्थी शांति निकेतन में जाकर के शिक्षा ग्रहण करना अपना सौभाग्य समझते हैं। शांति निकेतन के इतिहास के बारे में यदि हम लोग बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी यानी कि देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने 1863 ईस्वी में बहुत ही मामूली मूल्य पर लगभग 7 एकड़ भूमि स्थायी पट्टे पर लिया था और यहीं पर उन्होंने एक गेस्ट हाउस का निर्माण कराया था, जिसे बाद में शांति निकेतन का नामकरण दिया गया। धीरे धीरे यह पूरा क्षेत्र, जैसा कि मैंने आपको पहले भी इंडिकेट किया, इस पूरे क्षेत्र को ही शांति निकेतन के नाम से जाना जाने लगा। और यह क्षेत्र 2 नदियों, अजय और कोपाई नदियों से घिरा हुआ है ना। इसकी यदि लोकेशन की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर यह जो पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन का यह क्षेत्र है, यह वीरभूम जिले में स्थित है। क्लियर? आगे हम बात करें तो शांति निकेतन के महत्व को देखा जाए तो यह एक आवासीय विश्वविद्यालय के तौर पर काम करता है, रेसिडेंशियल स्कूल के तौर पर काम करता है। साथ ही यहाँ पर प्राचीन भारतीय परंपराओं और धार्मिक सांस्कृतिक सीमाओं से परे मानवता की एकता को महत्व दिया जाता है।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी खुद एक बहुत बड़े दार्शनिक प्रकृति के व्यक्ति थे। जहां सामान्य लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, सामान्य लोग राष्ट्रवाद को महत्व देते रहे हैं, वहीं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अंतरराष्ट्रवाद की बात कही थी, इंटरनेशनलिज्म की बात कही थी, है ना। और यही इस विचारधारा को यहां पर आप समझ सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं, किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं है, और मानवता की एकता की बात वो करते हैं। और इसी विचारधारा को शांति निकेतन में अपनाने की कोशिश की गई थी, है ना। साथ ही 20वीं सदी की शुरुआत के जो ब्रिटिश औपनिवेशिक वास्तुकला से संबंधित तकनीकें थी, उनको इस शांति निकेतन के निर्माण में दरकिनार किया गया। और यहां पर स्थानीय स्तर पर जो लोक कला प्रचलित थी, साथ ही प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत की जो कलाएं या कलाकृतियां या कला की तकनीकें प्रचलित थी, उन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल शांति निकेतन में किया गया है। और साथ ही शांति निकेतन एक पैन एशियाई आधुनिकता के दृष्टिकोण को भी परिलक्षित करता है ना। तो आप इन आधारों पर समझ सकते हैं शांति निकेतन के महत्व को। क्लियर। आगे बढ़ने से पहले एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं कि 22 सितंबर से एक नए बैच की शुरुआत की जा रही है, P2I बैच के तौर पर, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच के तौर पर। और यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इसमें से किसी भी माध्यम में एडमिशन ले सकते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी माध्यम में। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यह जो बैच है शाम में 6 बजे से कंटिन्यू शुरू हो जाएगा। और हमेशा हम लोगों ने आपको बताया है कि कंप्लीट जो जीएस का पाठ्यक्रम है, आईएएस का प्री और मेंस का जो जीएस का कंप्लीट पाठ्यक्रम है, इसके अंतर्गत आपको पूरा कराया जाता है। और इसके माध्यम से आप एक बेहतर तैयारी अपनी कर सकते हैं सिविल सेवा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यह कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अब हम लोग आगे बढ़े तो रविंद्रनाथ टैगोर जी और शांति निकेतन के बीच में क्या जुड़ाव है, इसे भी हमें समझना जरूरी है। कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जब पहली बार 27 जनवरी 1878 को शांति निकेतन पहुंचे तो उनकी उम्र महज 16-17 साल की थी, है ना। बाद में उन्होंने यहां पर एक स्कूल की भी स्थापना की और इसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता था। बाद में इसे ही विश्वविद्यालय के तौर पर कन्वर्ट किया गया या फिर कहीं इसको एक्सपेंड किया गया, है ना। और मानवता की एकता या फिर विश्व भारती के सिद्धांत के तहत 1921 में शांति निकेतन में एक विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, यहां पर ये सारी जो जानकारी है आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं किस तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी शांति निकेतन में एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बार महात्मा गांधी का भी आगमन रविंद्रनाथ टैगोर के इस शांति निकेतन के परिसर में हुआ था। इन तस्वीरों से आप शांति निकेतन के महत्व को, इसके चर्चा को आप समझ पा सकते हैं कि किन कारणों से हमेशा इसकी चर्चा होते रहती है। शांति निकेतन से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को यदि हम देखें तो 1942 में स्थापित रविंद्र भवन विश्व भारती के केंद्र बिंदु के तौर पर जाना जाता है ना। यदि कभी परीक्षा में आ जाए सवाल कि भाई रविंद्र भवन कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा, है ना, ये शांति निकेतन का ही एक हिस्सा है। और इसकी स्थापना कब की गई है? जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है 1942 में, उसी दौरान इसकी स्थापना की गई है ना। साथ ही इसमें एक संग्रहालय, अभिलेखागार, पुस्तकालय और अन्य कई सारी इकाइयां काम करती हैं। और इसमें रविंद्रनाथ की पांडुलिपियां, पत्राचार, यानी कि जो भी उन्होंने कम्युनिकेशन किया है, जो भी उन्होंने लेखन कार्य किया है, पत्र रेखाचित्र का बड़ा हिस्सा इनके जीवन से जो भी जुड़ा हुआ है वो इसमें शामिल किया गया है। साथ ही रविंद्रनाथ के द्वारा निर्मित 5 घरों के संग्रह को भी इसके अंतर्गत देखा जा सकता है, जिनका नाम है उदयन, श्यामली, कोणार्क, उदीची और पुनाशा, है ना। देखो ये सब जो चर्चाएं हैं, ये सब चर्चाएं इसलिए थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि कला संस्कृति के कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से सवाल कब पूछ दिया जाए वह कोई नहीं जानता है ना। मान लो कि कभी परीक्षा में शांति निकेतन को लेकर के ही सवाल पूछ दिया जाए, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर के वास्तुकला के संदर्भ में क्या एक योगदान रहा है, या फिर किस तरीके से उन्होंने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाई है, वह उस स्तर पर यदि सवाल पूछ दिया जाए तो फिर ये जानकारियां आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं, है ना। साथ ही महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी यहां पर यानी कि शांति निकेतन में अतिथि के तौर पर भी आए थे। मैंने तस्वीर में आपको दिखाया भी कि किस तरीके से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जी एक दूसरे से
चर्चा कर रहे हैं। यहां पर एक और बात आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह यह है कि नंदलाल बोस और रामकिंकर बैच बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने अपनी कला की छाप शांति निकेतन के निर्माण में दर्शाई है ना। और यहां पर इन दोनों के महत्व को भी आंका गया है। क्लियर? तो कभी यदि सवाल पूछ दिया जाए कि भाई नंदलाल बोस और रामकिंकर बैच है कौन, तो ध्यान रखिएगा कि वे चित्रकला और वास्तुकला से जुड़े हुए महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। ठीक है, तो इस चर्चा के आधार पर आप शांति निकेतन के विषय में विस्तार से समझ पा रहे हैं, और इसके आधार पर कभी यदि इस तरीके से सवाल पूछ दिया जाए शांति निकेतन या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर के कॉन्टेक्स्ट में, तो फिर उसका बेहतर उत्तर आप लिख सकते हैं। यदि आप मुझे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो फिर ये मेरा टेलीग्राम चैनल का आईडी है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी भी प्रश्न के बारे में मुझसे इस मेल आईडी पर पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपको अपने प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण प्रोग्राम में किसी और महत्वपूर्ण चर्चा के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।